सरकार का पहला बजट। आम लोगों के लिए कई ऐलान। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस। हेल्थ के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान। कर्मचारियों को राहत, 10 साल तक बढ़ी दर पर फैमिली पेंशन। पांच साल में 4 लाख भर्तियां होंगी। 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं। हम हर वर्ष समयबद्ध खाटू श्याम जी कॉरिडोर बनेगा। मंदिरों के लिए बड़े ऐलान। बजट खास, पूरी हुई आस। नमस्कार। प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बजट खास और पूरी हुई आस। ये आस कितनी पूरी हुई इसे समझने की जरा कोशिश करेंगे भजनलाल सरकार का, क्योंकि पहला फुल बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस दौरान सदन में 2 घंटे 51 मिनट अपना लंबा भाषण दिया, जिसमें प्रदेश के विकास का खाका पेश किया गया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी। युवाओं को लेकर के ये सबसे बड़ा ऐलान सरकार ने किया है। सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया है, खासा फोकस किया है। जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाया जाएगा। यह भी एक बड़ा ऐलान बजट में किया गया। तो वहीं 2,750 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में दिया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। मेडिकल और हेल्थ के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी। तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर बनेगा। मंदिरों के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बजट बेहद खास है प्रदेश का, लेकिन उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं। तो आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जिनका हमने जिक्र किया, इसके साथ साथ कुछ अन्य भी घोषणाएं हैं। एक एक करके अगर हम बात करें, जिसमें चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, या फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली घोषणाएं हो, पेयजल को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, उनकी भी बात करेंगे। और बजट में क्या क्या उम्मीदें लोगों की थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, राजस्थान में विकसित राजस्थान का सपना क्या यह बजट पूरा करता है, क्या जो 2047 का खाका देखा गया है, सपना देखा गया है, वो ये जो बजट है उसका एक माइलस्टोन का काम करेगा। क्या 5 सालों के बजाय सरकार की निगाहें 2047 तक है और सौगातों के उपचुनाव पर असर क्या होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं कि आज के इस चर्चा के दौरान हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, अनीता बघेल विधायक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत अनीता जी आपका। शिमला देवी नायक विधायक कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिमला जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश कोठारी जी हैं अर्थशास्त्री, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ कोशिश करेंगे आदि अनादि सरस्वती जुड़ेंगे, धर्मगुरु हैं, जब जुड़ेंगे उनको भी ले लेंगे। फिलहाल आप सभी के स्वागत के साथ नए राजस्थान के सपने को
को साकार करने वाला बजट, जिसे एक तरफ सरकार करार दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि यह बजट जो है खोखला दावों की गणित है। आप कैसे देख पा रहे हैं एक अर्थशास्त्री के तौर पर राजेश कोठारी साहब संपूर्ण बजट को? क्या यह बजट विकसित राजस्थान का माइलस्टोन साबित होगा? जो 2047 तक का सपना सरकार देख रही है उसका यह माइलस्टोन साबित होगा? आप कैसे देख पा रहे हैं? हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। इस बजट को मैं देखूं, अर्थ के रूप से मैं देखूं तो घोर निराशा के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वर्तमान में जो सरकार की हालत है, जब सरकार 6 महीने सत्ता में आई थी, घोषणा की थी खजाना खाली है, और 6 महीने में खजाना कैसे भरा ये किसी को नहीं पता। दूसरी बात, घोषणा करना सबसे आसान काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आज सरकार जिस मुहाने में बैठी हुई है वो आप राजस्व घाटे की बात कर सकते हैं, वो राजकोषीय घाटे की बात कर सकते हैं, आप बिजली बोर्ड के घाटे की बात कर सकते हैं, आप रोडवेज के घाटे की बात कर सकते हैं, और सरकारी उपक्रम में जो सरकार के उनके आप घाटे की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वास्तविकता कुछ और है। और सरकार ने जी भर के घोषणाएं करी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसे सरकार ने कुछ न कुछ उसकी घोषणा ना करी हो। पर इसको ही समझना पड़ेगा कि इसके पीछे मानसिकता क्या है। कुछ समय पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, 25 सीटों का हमने दावा किया था और कितने मिले सबको मालूम है। कुछ समय बाद स्थानीय निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं, वो कंपटीशन हमारे सामने है, और पूरी राजस्थान में आप देख लीजिए हमारी हालत क्या रही। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थ से ज्यादा इसके पीछे जो मंतव्य है, सरकार की घोषणाएं सिर्फ घोषणा है, साधन नहीं है, इंटेंशन नहीं है। हमने कहा कि हम इस साल 1 लाख नौकरी देंगे, इस साल खत्म होने में सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हर महीना 12,000 नौकरी जनरेट करेगी, न कि जनरेट करेगी बल्कि लोगों के पास में अपॉइंटमेंट लेटर भी होगा। मुझे नहीं मालूम है सरकार का मैजिक क्या है, जादू क्या है, कैसे सरकार हर महीना इस वर्ष के अंदर 12,000 नौकरी देने की कोशिश करेगी। क्या सरकारी कर्मचारी की इतनी जगह है? और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भैया जो सरकार की हालत है, 37 पैसा 38 पैसा तो ब्याज के भुगतान में ही आपका चला जा रहा है। आप कितना ऋण लेंगे? आप हम डबल इंजन सरकार की बात कहते हैं, अरे सर डबल इंजन में एक इंजन तो पटरी पे है, उतरा ही नहीं, पटरी पे चढ़ा ही नहीं। अभी तो जो एक इंजन बड़ा इंजन है उसके लिए एक नहीं कितने राज्यों के इंजन को उसको लेके खेलना पड़ेगा। इतना दम है क्या? हकीकत में बात करिए सर, लोक लुभावन लगता है, खूब थोड़ी घोषणा लगती है, और आज नहीं 8 महीने बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, हम देखेंगे सरकार ने जो कहा है इस 10 जुलाई को वो 1 फरवरी को। आप राजेश कोठारी साहब, आपके जो भी सवाल है उनका जवाब ले लूं मैं, लेकिन उससे पहले शिमला देवी जी का एक कमेंट लेना चाहता हूं। शिमला जी, सरकार कह रही है कि 2047 का विजन है हमारे इस बजट में, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कहा कि इस बजट में 2047 का विजन है, कैसे हमारा राजस्थान 2047 तक विकसित बने, इस पर फोकस किया गया है। और अभी तक की सरकारें अपने 5 साल का बजट सिर्फ बनाती थी, लेकिन हमने तो 2047 का टारगेट रखा है। आप कैसे देख पा रही हैं? सर सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस परिचर्चा में बजट के ऊपर शामिल किया। जो आज का बजट है बिल्कुल दिशाहीन सारहीन बजट है। इनका सबसे बड़ा बहाना है, जैसे कोठारी साहब ने अभी बात बताई है, कि घोषणा करना और धरातल पे उस चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट करने में दिन रात का फर्क होता है। तो इन्होंने 2047 का ले लिया कि 5 साल जब पूरे होंगे जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे। जब आपकी कोई योजना धरातल पे लागू नहीं होगी तो कह देंगे भी 2047 में हमने पूरी करनी है। तो इसके अलावा थोथी घोषणाओं के अलावा इस बजट के अंदर कुछ नहीं था। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 2047 तक का सपना देख रहे हैं हम, ये जो है। और वापस आता हूं, चलिए आपके पास में हमारे साथ में अनीता जी हैं। अनीता जी, आज अगर विपक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष का बयान है कि ये गुमराह करने वाला बजट है, और ये लोग 2047 के विजन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 5 साल की तस्वीर इस बजट में साफ नहीं है। शिमला देवी बावरी भी यही कर रही हैं, शिमला देवी नायक जी भी यही कर रही हैं, और साथ ही साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने, राजेश कोठारी साहब ने भी कई सवाल खड़े किए। सबका मैं चाहता हूं कि एक उत्तर तो आप दे ही दें, हमें ये समझाएं कि ये बजट कैसे भविष्य का बजट है, कैसे विकसित राजस्थान का सपना लेकर के चलने वाला बजट है। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं राजेश कोठारी जी और शिमला नायक को बताना चाहूँगी कि आपने प्रिजम्पशंस पाल लिए हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस की सरकारों के बजट देखे हैं और वो कांग्रेस की सरकारों के बजट कभी पूरे होते हुए नहीं दिखे, इसलिए आपका प्रिजम्पशन पालना मैं कोई गलत नहीं मान रही हूँ, वो ठीक भी है। क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में अशोक गहलोत ने पिछले 3 टर्म में वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया।
तो जैसा आदमी देखेगा वैसा ही वो पूर्वाग्रह पालेंगे, वैसे ही वो धारणा बनाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि ये सरकार अभी बनी है, 6 महीने हुए हैं, क्या आपने एसआईटी का गठन नहीं देखा? क्या आपने किसानों की सम्मान निधि में 2000 रुपये बढ़ोतरी नहीं देखी? क्या आपने आंगनवाड़ी कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और उनको मानदेय मिलता हुआ नहीं देखा? क्या आपने युवाओं को नौकरी लगते हुए नहीं देखा? क्या आपने 100-200 से अधिक 200 से अधिक जो पिछली सरकार में जिन्होंने पेपर चोरी किया, जिन्होंने पेपर आउट किया, उनको देखा नहीं क्या कि उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको सजाएं मिलने लगी हैं? तो ये सरकार जो कहती है उसको करने में विश्वास रखती है। ये वित्त मंत्री, ये मुख्यमंत्री जो कहते हैं, क्योंकि आम आदमी है हमारे मुख्यमंत्री, जमीन से उठे हुए हैं और उनको मालूम है कि करना कितना महत्वपूर्ण है। आगे के समय में आपको, चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, अशोक गहलोत जी नहीं कर पाए, उनका बजट 10% बजट भी पूरा नहीं हुआ, 2023-24 का बजट, और उन्होंने करोड़ों रुपया का कर्जा लिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना, वो डबल इंजन की सरकार में किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। आपने सरकार को कटघरे में, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए जन जीवन मिशन के साथ क्या किया, क्या पूरे प्रदेश को नहीं मालूम है? क्या आपने कोविड वैक्सीनेशन के समय केंद्र सरकार के साथ क्या किया, सबको मालूम है। कोरोना की हजारों वैक्सीन को रद्दी में खराब करके बजट पर आइए ना अनीता जी, उपयोग में नहीं ले। हाँ भाई, बजट, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, बजट में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां वित्त मंत्री जी ने उसको छोड़ा हो? युवाओं को नौकरी देने की बात उन्होंने कही है कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, और उनमें से उन्होंने कहा कि हम लगभग 50,000 के लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके, और आने वाले आपके स्क्रीन पर ही बार बार डिस्प्ले हो रहा है कि आरपीएससी ने ये वैकेंसी निकाल दी है, आरपीएससी ने इतने पदों की वैकेंसी निकाल दी, अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये दिखाता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो पूरा किया है, और आगे भी आने वाले समय में भर्तियां होंगी। उन्होंने डॉक्टर्स की भर्ती, 5,000 रुपए नर्सिंग, 5,000 पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की उन्होंने बात कही है। आंगनवाड़ी केंद्र, कोठारी साहब सवाल उठा रहे थे, 5 नए, जी कोठारी साहब सवाल उठा रहे थे कि आप 4 लाख भर्तियों की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने हो गए हैं। 4 लाख, उसके हिसाब से कितनी भर्ती? 4 लाख की भर्तियों की बात कर रहे हैं। मैं अनीता बजान जी से पूछना चाहती हूँ, लेटर दे चुके हैं। रोजगार मेले के द्वारा जो सरकारी नौकरियां लगी हैं, उन सरकारी नौकरियों में हमने खुद ने जाकर के अपॉइंटमेंट लेटर, शिमला जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपसे सवाल करना चाह रही हैं। नौकरियों की बात मैं सम्माननीय सदस्य अनीता बदेल जी से कहना चाहती हूँ कि आपके बजट के अंदर 1 लाख जो प्रतिवर्ष आपने युवाओं को जो नौकरी देने की घोषणा की है, अगर इसमें आप वो बढ़िया विज्ञप्ति निकालते, समय सीमा निर्धारित करते कि इतने सीमा के अंदर हमें नौकरी देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं है। नीता जी, जो गहलोत सरकार का बजट था, नायक जी, जो आपने जो ढर्रे बिगाड़ के गए हैं, आज कुछ नहीं था, समय सीमा उसमें होनी चाहिए थी, कितने समय के अंदर भर्ती निकालेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। परीक्षा के 3 पेपर आउट हो गए, और 3 पेपर आउट होने के बाद में भी उनकी रीट कीप के जो अपराधी थे वो पकड़े नहीं गए। ये तो आपकी सरकार की पॉलिसी थी। नहीं, रीट के अंदर अनीता जी, हमारी सरकार ने जो पेपर देने के लिए परीक्षार्थी आए थे, उनके रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, वो आपकी सरकार ने नहीं करी, रद्द वो आपकी करके सरकार ने 50,000 युवाओं को नियुक्ति दी गई थी वहाँ पे। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि हमारी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैं कह रही हूँ, हाँ, वो स्वयंसेवी संगठनों नीट का क्या हुआ? नीट का देखिए आप क्या, कोठारी साहब एक बार दोनों की बात हो जाए। परीक्षा को लेकर आप 100 चूहे खाके लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। 100 चूहे खाके कितने 19 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए। कोठारी जी, 19 परीक्षाओं के, कांग्रेस की सरकार में 19 परीक्षाओं के पेपर, अनीता बदेल जी, और एक भी अपराधी पकड़ा गया है ना, ये तो इससे कैसे निपटेंगे? क्या यूपी में पेपर लीक नहीं हुए हैं? क्या रीट में पेपर लीक नहीं हुआ है? चलिए इस पर आएंगे। कोठारी साहब, आप जो सवाल उठा रहे थे, ये बड़ी समस्या है एक कि आखिरकार जो राजकोषीय घाटा है वो हमारे सामने चुनौती है। हर एक व्यक्ति पर जिस तरीके से एक बढ़ता जा रहा है बोझ, भार का, आय का, वो लगातार उसको कैसे, मैं आ रहा हूं आपके साथ। कोठारी साहब एक छोटा सा जवाब दे देती हूँ जी, मैं जवाब दे देती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ मैडम, मैं आ रहा हूँ कि वो वक्त कैसे भरपाई करेंगे? हेमंत जी, मैं बताना चाहूंगी, कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस करने नहीं आती है ना।
वेलफेयर स्कीम्स लाना गवर्नमेंट का दायित्व है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का कल्याण सर्वोपरि है। इसलिए जो भी घाटा है उसको कम करते हुए हम कैसे उस पैसे को वेलफेयर में लगा सकते हैं। क्या कोठारी साहब ये कहना चाहते हैं कि सरकार वेलफेयर करना बंद कर दे, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ग्रेजुएटी देना बंद कर दे? क्या कोठारी जी ये कहना चाहते हैं? क्या कोठारी जी ये कहना चाहते हैं कि हम स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था ना करें, हम कॉलेज की शिक्षा की व्यवस्था ना करें, हम आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को ना लाएं? क्या वो ये कहना चाहते हैं? इसलिए जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी वो पैसे नहीं देखेंगी, उसको तो लगेगा कि हम मेरे को वेलफेयर करना है, मेरे को जनता की भलाई करनी है, वो सस्टेनेबल वेलफेयर। कांग्रेस के जैसे वेलफेयर नहीं कि मोबाइल बांटे और चले गए और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए सरकार घाटे में चलेगी, वैसा वेलफेयर नहीं, बांटने वाली स्कीम का वेलफेयर नहीं। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो किया, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, आपने कभी नहीं मोबाइल किया। बांट के चले गई ना, मोबाइल बांट के चली गई ना, इसीलिए लालच देने के लिए लोगों को कि ताकि हमारे को वोट दे। लास्ट के साल में आपने बच्चों को टैबलेट नहीं दिए, जिन बच्चों को शिक्षा के लिए टैबलेट दिए जाना चाहिए थे उन बच्चों की उस योजना को बीच में ठप कर दिया। जिन लोगों को कोविड के समय बिजली के बिल माफ होने चाहिए थे उनको कोविड के समय बिजली के इसका बिल जवाब दे रही है शिमला जी, लेकिन लास्ट के साल में कोविड की बार-बार बात कर रही है अनीता बिजली के बिल माफ कर दिए। कोविड की अनीता जी मेरी बात सुनिए, कोविड की नहीं, आप क्यों नहीं बार-बार बात कर रहे हैं। क्यों जो नहीं बात माननीय करूं मैं मुख्यमंत्री बताऊं? गहलोत जी आप का बिजली के बिल उस समय मना करते ना, आप उस समय बिजली के बिल माफ करते। माननीय उस समय प्रधानमंत्री शिमला नरेंद्र जी- मोदी जी ने भी हमारी मुख्यमंत्री जी की तारीफ की थी। उस समय आप बिजली के जन बिल जन माफ योजनाओं करते की तो बात समझ में करें। आता। ठीक है मैं लेकिन आता हूँ आपने बिजली के कोठारी बिल साहब उस समय माफ नहीं किए। अनीता उसमें बघेल जी जो जवाब दे रही हैं, अनीता बघेल जी जो कह रही हैं, आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर कैसे देख पा रहे हैं? मैं वापस उस पर आता हूं। आपने जो बड़े महत्वपूर्ण मसले उठाए थे कि आखिरकार देखिए एक आम आदमी पर जो कर्ज का बोझ था ना, आज की तारीख में 60-70 हजार तक हो गया प्रति व्यक्ति के हिसाब से। राजकोषीय घाटा जो है वो एक बड़ी बात है। जो हम बात तो करते हैं खर्च की, लेकिन इनकम कहां से होगी, कैसे होगी, इसका कोई खाका नजर आ रहा है? हेमंत जी, आपके माध्यम से मैं अनीता जी से और ये एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा अर्थ की जानकारी लेके आइए। आपके पास ये पैसा है नहीं, आप ऋण लेके घी पी रहे हैं। हालत क्या होगी आपको शायद याद होगा, 20 साल पहले 30 साल पहले इस देश को गिरवी रखा गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाके हमने सोना जमा करा था। आप चाहते हैं हमारी हालत ऐसी हो? वो किस तरह का कल्याण की बात करते हैं अनीता जी कि आपके घर लेनदार खड़ा हो जाए पैसे लेने के लिए और आपके हम तो कल्याण कर रही है। कल्याण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। दूसरी ओर मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने अब ओपीएस का तो आपने नाम ही नहीं लिया, ओल्ड पेंशन स्कीम जब लागू होगी आपको तो पैसे ही नहीं देने के लिए क्या करेंगे? आप हड़ताल करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आपको समझना पड़ेगा कि एक पॉपुलिस्ट होने के साथ साथ आपको एक जिम्मेदार का रोल भी निभाना पड़ेगा कि भैया हमें अपने अर्थ को कैसे मैनेज करना है, कहां से पैसा आएगा। आपकी रिफाइनरी आज तक पूरी हुई नहीं है, आपकी माइनिंग पॉलिसी आपके पास में है नहीं, जिन साधनों से इस देश राज्य का राजस्व बढ़ सकता है। हमारा डीएमआईसी पूरा बना नहीं है, हमारे रिको भी स्टैब्लिश करा, वो जमीन बेचने का कुछ करता नहीं। मतलब कहने तात्पर्य है कि आपने बहुत से प्रयास करे, न निवेश आया न उद्योग लगे, और आप कहते हैं कि हम 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 1 लाख लोगों को हम स्किल के अंदर डेवलप करेंगे। अरे स्किल इंडिया का आप भविष्य हम देख चुके हैं। स्किल इंडिया सिर्फ इंडिया के हाल सबके छुपे हुए नहीं है। तात्पर्य ये निवेदन मेरा आपसे ये है कि अर्थ की सच्चाई को पहचानिए, सिर्फ पॉपुलिस्ट बात ना करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं न तो कांग्रेस का हूं न बीजेपी का हूं, मैं उस व्यक्ति का हूं जिसको आम व्यक्ति कहते हैं, जिसकी आवाज अनीता जी इसका जवाब दे रही हैं। अनीता जी जवाब दे रहे हैं कोठारी साहब। देखिए हेमंत जी, जो कोठारी जी ने जो बात कही है, ये स्थिति आज की नहीं है, या ये स्थिति वित्त मंत्री जी, वर्तमान की वित्त मंत्री जी द्वारा पैदा नहीं की गई है, लेकिन इसमें सुधारात्मक, अभी जो आपने बात कही, रिको की जो बात करी है, उद्यम की जो बात करी है, और जो अन्य आपकी रिफाइनरी की जो बात कही है ना, मुझे बताइए एक रिफाइनरी को फंडिंग करने में कांग्रेस के समय कांग्रेस ने 2008 में ये बात कही थी कि हम रिफाइनरी लाए हैं और हमने रिफाइनरी लेके आएंगे और इतने करोड़ रुपए का फायदा उससे होने वाला है। लेकिन उस रिफाइनरी से फायदा नहीं होने वाला, उसका एमओयू चेंज हुआ, वसुंधरा जी की सरकार आई, वो एमओयू चेंज हुआ, उसके बाद वो रिफाइनरी आगे बढ़ी, लेकिन आज तक कांग्रेस के फिर 5 साल में ये रिफाइनरी पूरी नहीं हुई। लेकिन अब पूरी गति के साथ डेली नियमित रूप से 125 करोड़ रुपए की आय उस रिफाइनरी से प्रदेश को होने वाली है, और मुझे लगता है कि ये 125 करोड़ रुपए जो डेली
ऐसे पेट्रोलियम और अन्य उत्पाद से आपने अपने बजट देखा होगा, इस बजट में पेट्रोलिंग इंडस्ट्रीज से क्या होने वाला है उसके बारे में भी उल्लेख है। रिको और बाकी के उद्योग लगाने के लिए क्या कोशिश सरकार ने की है, कौन कौन सी रिबेट्स दी है, आपने इस बजट में जिक्र किया कि हर घर तक नल पहुंचाने की, नल से जल पहुंचाने की योजना 2 लाख से ज्यादा घरों में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने पंप चालक हैं जो इस वक्त प्रदेश में जो है सरकारी नौकरी पर है, सारे के सारे तो ठेके पर है। आपने पिछले बार अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पंप चालकों को आप जो है वो नियमित करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस ने वादा किया था सर, कांग्रेस ने वादा किया था पंप चालकों को नियमित करेंगे, ये कांग्रेस ने वादा किया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगे, ये कांग्रेस ने वादा किया था। आपने भी तो अपने घोषणा पत्र में कहा था ना। नहीं कहा था पंप चालकों के लिए नहीं कहा था सर। घोषणा पत्र हमारा तो घोषणा पत्र नहीं होकर के वो जन आशीर्वाद पत्र बना था। घोषणा पत्र नाम मत दीजिए उसको, और वो जन आशीर्वाद पत्र, जन आशीर्वाद में ही समझ लीजिए। अगर आप उन कर्मचारियों के भरोसे जो पूरा का पूरा सिस्टम ही ठेके पर है, उनके भरोसे कैसे पहुंचा पाएंगे? और पिछले 5 साल में क्या हुआ, किस तरीके से जल जीवन को लेकर के बात हुई है? शिमला जी कुछ कह रही हैं, बताइए। पिछले 5 साल में क्या हुआ? तो पूरे पिछले 5 साल में क्या हुआ? मेरा सवाल शिमला जी मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार ने ERCP को लेकर के चालू कराने को लेकर के बात कही है, अगर सरकार ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए नौकरियों की बात की है, तो उसमें आपको कमी कहां नजर आती है और क्यों आती है? क्योंकि वही बात तो अगर आप घोषणाओं की बात आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन जो आपकी मांग पर जाकर के आगे बढ़कर के सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, ERCP पूरी करवाएंगे, तो गड़बड़ कहां है? जी बोलिए। हेलो शिमला जी बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं नीता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि नीता जी जो नए जिले बने थे उनके संबंध में आपके बजट के अंदर क्या था? जनता आपसे क्या आशा और उम्मीद रखती थी? मैं जवाब दे दूं। नहीं, जिले राजेश कोठारी जी से पूछिए कि रेवड़ियों की जैसे जिले बनाए, रेडियो बना गए कि बिल्डिंग बना गए? एक जिले बनाने में 3000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, 3000 करोड़ रुपए की। क्या मुख्यमंत्री जी एक जिले के लिए 3000 करोड़ रुपए? लेकिन आपने बातें करी, आपने वही बातें आसान करिए ना। आपने दूदू जैसी जो ग्राम पंचायत थी उसको भी जिला बनाया है ना, इसीलिए पॉलिटिकल रूप से जिला बनाया, पॉलिटिकल रूप से उसको आप समीक्षा कीजिए। अनूपगढ़ जिला क्या करना है? जिस विधानसभा से मैं आती हूँ ना, मेरी बात सुनिए, जिस विधानसभा से मैं आती हूँ अनूपगढ़ विधानसभा, हमारे तो मतलब उनका सवाल ये है, अनीता जी उनका सवाल यह है कि नए जिलों की घोषणाओं पर आपने कोई बजट का आवंटन नहीं किया है, ऐसा क्यों है? नहीं किया, जबकि हेमंत जी मेरा मानना है बनाए नहीं जिले, हमने नहीं बनाए जिले, कोठारी साहब एक फाइनल कमेंट, कोठारी साहब एक बिल्कुल संक्षेप में फाइनल कमेंट। जी देखिए, बड़ी घोषणाएं तो है, चाहे वो ERCP की बात करें, रोजगार की बात करें, कोठारी साहब बिल्कुल संक्षेप में। सर देखिए, घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा करी, जनता ने सल्टा दिया। बीजेपी ने घोषणा करी, नहीं उतरेगी, जनता उनको सल्टा देगी। देख चुके हैं थोड़े दिन पहले, अब की बार जवाब मिल गया आपको, 25 से 25 जनता ने सल्टा दिया। तो ये जनता किसी के नहीं है सर। जी मैं फिर बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि घोषणाओं से बढ़कर के धरातल पर कैसे उतरे, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बजट खास क्या पूरी हुई आस, ये भी देखना होगा कि ये पूर्णकालिक पहला बजट है भजनलाल सरकार का। धरातल पर कितना उतार पाती है सरकार, आम लोगों को कितना फायदा मिल पाता है, इस पर नजर रखें।